Hey champs, welcome back to the KP classes. I am your biology mentor Saima Hadar and here is the day 9 of our crash course and it is our overview of the crash course जिसमें हमने 15 days में हमारा crash course structure किया है. Day 1 में हम sexual reproduction in flowering plant complete कर चुके हैं. Day 2 and Day 3 में हमने human reproduction को डिटेल में कवर किया है. इन डे 4 में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट किया है. आफ्टर दैट डे 5 एंड डे 6 में हमने कंप्लीट किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. डे 7 एंड डे 8 में हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को डिटेल में कवर किया है. आफ्टर दैट हम आज कंप्लीट करने वाले हैं एवोल्यूशन इन द डे 9. आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट द ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, सारा कुछ हम इस क्रैश कोर्स में कंप्लीट करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं. तो अगर आप हमारा नोट्स पाना चाहते हैं और आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आप केपी एग्जाम प्रैप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही साथ इफ यू आर iOS यूजर तो आप क्लास प्लस को डाउनलोड कीजिए और जो ORG कोड होता है उसमें ICO डाल सकते हैं. आफ्टर दैट जब आप अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एक होम पेज मिलेगा जहाँ पे आपको इस 3 डॉट्स पे क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट आपको एक साइड पैनल ओपन होगा जिसमें फ्री मटेरियल्स पे जाने के बाद आपको फ्री कंटेंट में डॉक्यूमेंट्स में हमारे नोट्स मिल जाएंगे. साथ ही साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं मॉक टेस्ट भी. तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन चेक करना चाहते हैं कि कितना प्रिपेयर कर चुके हैं, कितना कर रहे हैं, तो हम आपके लिए मॉक टेस्ट भी फ्री लेकर आए हैं. यहाँ पे आपको साइड में मॉक टेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा तो आप फ्री मॉक टेस्ट कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट द टूडेज टॉपिक विच इज एवोल्यूशन. क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं आज के टॉपिक में हम? तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरीज पढ़ेंगे, एविडेंसेस देखेंगे जहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम देखेंगे, नेचुरल सिलेक्शन देखेंगे और ह्यूमन प्लांट एवोल्यूशन भी यहाँ पे हम डिटेल में देखने वाले हैं. चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की. किस तरीके से लाइफ ओरिजिन हुई, किस तरीके से लाइफ जो है वो अर्थ पे पाई गई. तो सबसे पहले बात करते हैं एक बिग बैंग थ्योरी की. तो स्टेलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन द लाइट ईयर. MCQ बन सकता है कि किस में आपका मेजरमेंट का यूनिट क्या है. तो लाइट ईयर्स में आप क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं. द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड. कितने बिलियन ईयर्स ओल्ड है? 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है. द बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. यूनिवर्स कैसे बना, ठीक है. तो ये किस थ्योरी से आपको पता चलता है? बिग बैंग थ्योरी से. द बिग बैंग थ्योरी, अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिबल इन द फिजिकल टर्म. एक बहुत ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ जिसको हम ये फिजिकल टर्म में बता ही नहीं सकते कि कितनी एनर्जी इमिट हुई है वहां से. द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन. धीरे धीरे यूनिवर्स एक्सपेंड होने लगा, टेम्परेचर धीरे होने लगा और टेम्परेचर के धीरे होते होते हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड समटाइम्स लेटर. कौन सी दो गैस बनी आपकी? एक तो हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम, ठीक है. द गैसेस कंडेंस्ड अंडर द ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स. और इन्हीं दो गैस जो आपकी ये दोनों गैसेस बनी, इन्होंने क्या किया? गैलेक्सीज का फॉर्मेशन किया आफ्टर कंडेंसेशन. इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. हमारी गैलेक्सी कौन सी है अगर पूछा जाए MCQ में? तो द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे. अर्थ वॉज सपोज्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो. तो अर्थ का अगर आप ईयर देखा जाए कि कब बनी तो 4.5 बिलियन ईयर एगो बनी और जो लाइफ का ओरिजिन हुआ वो कब हुआ? 20 बिलियन ईयर्स एगो हुआ. नाउ कंडीशन ऑफ अर्ली अर्थ. जब शुरू में अर्थ बनी तो वो जो आज का क्लाइमेटिक कंडीशन है वो उस टाइम पे नहीं था. क्या क्या चीजें थी वहां पे? अर्थ फॉर्म 4.5 बिलियन ईयर्स बैक. देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ. एटमॉस्फेयर नहीं था. वाटर वेपर, वाटर किस फॉर्म में था? इतना ह्यूज टेम्परेचर था कि वाटर जो था वो वेपर के फॉर्म में पाया जाता था. मीथेन थी वहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज. 3 गैसेस यहाँ पे पाई जा रही हैं और वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में पाया जाता है. फ्रॉम मोल्टेन मास कवर्ड द सरफेस. जो मोल्टेन लावा होता है उसने पूरा कवर किया हुआ था सरफेस को. द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इनटू
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो यूवी रेस थी, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर, तो यूवी रेस कहाँ आ रही थी, आपके अर्थ पे आ रही थी, और उसने वाटर वेपर से जब टकराई तो उसने वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर दिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। एंड लाइटर H2 escaped, और हाइड्रोजन जो थी वो escaped हो गई। ऑक्सीजन कंबाइंड विद द अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म द वाटर, CO2 एंड अदर्स। और जो ऑक्सीजन थी उसने डिफरेंट डिफरेंट जो गैसेस प्रेजेंट थी उनके साथ कॉम्बिनेशन बनाया, और क्या बना लिया, डिफरेंट डिफरेंट गैस, CO2 एंड वाटर, मीथेन, ये सारा कुछ आपका बनने लगा। द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म्ड, और जब ये आपकी ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन से मिली होगी तो इसने एक और आपका मॉलिक्यूल बनाया O3 विच इज ओजोन लेयर, ठीक है। तो अब ओजोन लेयर बन गई, एंड एज इट इज कूल्ड, जैसे ही ओजोन लेयर बनी होगी तो यूवी रेस का आना कम हो गया होगा, यूवी रेस की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो गया। द वाटर वेपर फेल एज रेन, तो कंडेंसेशन हुआ वाटर वेपर का, और क्या हुआ, रेन होने लगी, और जो बड़े बड़े आपके डिप्रेशंस थे, क्रेटर्स थे, वहां पानी भरना शुरू हो गया, तो रिवर्स एंड ओशन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियंस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अर्थ तो बन गई लेकिन जो लाइफ थी उसके 500 मिलियन ईयर्स के बाद बनी उसमें। तो वाटर में ही आपकी फर्स्ट लाइफ जो थी वो फॉर्म्ड हुई, ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थ्रू आउट thoughts units of life called the spores were transferred to the different planets including earth। तो बहुत सारे जो थिंकर्स थे उन्होंने ऐसा सोचा कि कुछ स्पोर्स आए अदर प्लैनेट से जो अर्थ पे आए और लाइफ बन गई, ठीक है। दीज ऑल आर हाइपोथेसिस ओनली, ठीक है, दीज आर नॉट द प्रैक्टिकल थिंग्स। ये सिर्फ क्या थी, सिर्फ हाइपोथेसिस थे, डिफरेंट डिफरेंट जो आपके इकोलॉजिस्ट थे उस टाइम उन पे। पेनिस्पर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है। तो यहाँ फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज ऑल्सो बिलीव दैट द लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग and rotting material like a straw mud. This was the theory of spontaneous generation। तो एक तो पेनिस्पर्मिया की थ्योरी आई कि भाई कहीं से कुछ आपके स्पोर्स आए, अर्थ पे आ गए, फेवरेबल कंडीशन मिली और क्या हो गया, लाइफ मिल गई। दूसरी चीज क्या बोला गया, जो आपके क्या थे, नॉन लिविंग थिंग्स थी, उनसे ही क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद लाइफ स्पॉन्टेनियसली अराइज हो गई। लुइस पॉस्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, केयरफुली एक्सपेरिमेंटेशन डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। कहाँ से लाइफ आ रही है आपकी, ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रही है, मतलब कोई लिविंग चीज ही कोई दूसरी लिविंग चीज को पैदा कर रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि नॉन लिविंग से स्पॉन्टेनियसली कुछ भी बन रहा है। He showed that in the pre-sterilized flask, इन्होंने क्या किया, एक pre-sterilized flask लिया, ठीक है, और वहां पे एक ब्रॉथ डाला, ठीक है। तो दो फ्लास्क लिए, एक ब्रॉथ डाला और ऐसे उसको ओपन रखा, ठीक है, और दूसरे को स्टरलाइज करने के बाद ब्रॉथ, मीट ब्रॉथ डाल के उसको क्लोज कर दिया। जो ओपन वाला था वहां पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हुए, लेकिन जो क्लोज्ड वाला था जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं जा पाया, वहां लाइफ देखने को नहीं मिली। तो इन्होंने ये बोला कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आ रही है, ऐसा नहीं है कि मीट ब्रॉथ में ही ऑर्गेनिज्म ग्रो होना अपने आप शुरू हो जाएंगे, ठीक है। Life will not come from the killed yeast while in another flask open to air. New living organism arose from the killed yeast. This disproved the theory of spontaneous generation। तो यहाँ पे आपकी spontaneous generation की जो थ्योरी है वो गलत साबित हो जाती है कि नहीं, यहाँ पे ये जो killed yeast का ब्रॉथ लिया हुआ था यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। साथ ही साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि हमारा उड़ान बैच जो है हम लॉन्च कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस उड़ान बैच में हम डोमेन स्पेसिफिक आपको ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमर्स सब कुछ दे रहे हैं, साथ ही साथ हम जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो बच्चे जो सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास स्पेशल एक बैच है जिसको हम सारथी बैच बोलते हैं। तो अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिटेल्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। एंड हियर इज अवर CUET अचीवर्स जिन्होंने टॉप रैंक कॉलेज में
एडमिशन ले लिया है, तो अगर आप भी अपना फेवरेट कॉलेज पाना चाहते हैं, अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, जिसमें हम टाइम टू टाइम अपडेट डालते रहते हैं बोर्ड एंड सीयूटी से रिलेटेड, एंड साथ ही साथ वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट, क्विजेस, बहुत सारे इंफॉर्मेशनल वीडियो वगैरह भी मिल जाएंगे। नाउ the next theory is Operan Haldane theory of origin of life. Important word, ठीक है, यहां से क्वेश्चन के चांसेस हैं। तो ऑपरेन ऑफ द रशिया एंड द हेल्डन ऑफ द इंग्लैंड, दो आपके क्या थे, साइंटिस्ट थे। They proposed that the first form of life could have come from the pre-existing non-living organic molecule। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो पहली बार लाइफ ओरिजिन हुई, ठीक है, तो वो कहाँ से बनी, आपकी नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी। फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रिसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन। क्या बोला इन्होंने कि अर्थ बन गई, उसके बाद केमिकल एवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे, और उससे कुछ बायोमोलिक्यूल बने, और बायोमोलिक्यूल से ही एक ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट। तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना, और उस ऑर्गेनिक से हमारा क्या हुआ, बायोमोलिक्यूल से एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक सेल पूरी बन गई। यूरे एंड मिलर ने ये इन्होंने क्या दिया था, ओपरेन एंड हेल्डन ने इस तरीके से बताया। तो यूरे एंड मिलर ने लेबोरेटरी में ये पूरा जो चीजें इन्होंने बताई थी उसको क्रिएट किया, और क्रिएट करके देखा क्या ये बात सही है। ठीक है, द कंडीशन ऑन अर्थ वर, उस टाइम पे कंडीशन कैसी थी अर्थ की, टेम्परेचर क्या था, बहुत ज्यादा हाई था। ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर पाया जाता था, वॉल्केनिक जो है इरप्शन होता रहता था। एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन। और जो वाटर था वो कैसा था, वेपर फॉर्म में था। इसके अलावा आपका क्या था, मेथेन, अमोनिया, ये सारी चीजें भी यहाँ पे पाई जाती थी। तो in 1953 एसएल मिलर एंड अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन अ लैबोरेटरी। इसके लिए इन्होंने क्या किया, ये सारी ही चीजें जो ऑपरेन एंड हेल्डन ने बताई थी, इसको इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, कहाँ, लैबोरेटरी के अंदर। सेटअप अभी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं कराऊंगी, वहां से क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज फ्लास्क। क्या बनाया, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बनाया क्लोज फ्लास्क लेकर के। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होता था, थंडरिंग होती थी उस टाइम पे, टेम्परेचर बहुत हाई रहता था। टू रेज द टेम्परेचर अप टू 800 डिग्री सेल्सियस एज इट वाज इन द प्रिमिटिव अर्थ। जैसे प्रिमिटिव अर्थ का टेम्परेचर था वैसे इन्होंने क्रिएट किया, और CH4H2N अमोनिया को लिया, एंड वाटर वेपर इसमें लिया इस फ्लास्क के अंदर, एंड ही ऑब्जर्व दैट द फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड क्या बन गया। जब इन्होंने इसको कुछ दिनों बाद ऑब्जर्व किया इस कंडीशन में रख के तीन गैसेस को, तो क्या मिला इनको, यहाँ पे अमीनो एसिड्स मिले। इस तरीके का एक सेटअप किया इन्होंने। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगे हुए हैं कुछ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और ये आपको इलेक्ट्रोड्स दिखाई दे रहे होंगे, तो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड्स लगाए। ठीक, यहाँ पे क्योंकि एटमॉस्फेयर कैसा था, रेड्यूसिंग था, तो देखो यहाँ पे क्या लगाया है, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप ने क्या किया, सब कुछ सक करके सक आउट कर लिया सारा ही कुछ, तो ये रेड्यूस्ड हो गया। ठीक, टेम्परेचर हाई था और वाटर वेपर चाहिए थी, तो एक बॉइलिंग वाटर का यहाँ पे सेटअप किया, तो यहाँ पे वाटर वेपर आने लगी। देखिए यहाँ से वाटर वेपर होकर के कहाँ जा रही है, इस फ्लास्क के अंदर। ठीक, फिर तीन गैसेस लिया यहाँ पे, CH4, अमोनिया एंड क्या लिया आपका, हाइड्रोजन। ठीक, और इलेक्ट्रोड से यहाँ पे टेम्परेचर को 800 डिग्री सेल्सियस कर दिया, और वोल्टेज से स्पार्क दिए गए। ठीक है, फिर क्या हुआ यहाँ पे, ये जो आपका वाटर था यहाँ एक कंडेंसर फिट कर दिया गया, तो जो वाटर वेपर था वो धीरे धीरे कंडेंस होके यहाँ पे क्या होने लगा, आपका इकट्ठा होने लगा। और जब इन्होंने इसको चेक किया तो क्या पाया, जब इन्होंने इसको यहाँ पे चेक किया तो देखा कि वाटर में क्या है, आपके कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं। ठीक है, फिर इन्होंने बाद में उसको चेक किया तो ये क्या थे, आपके अमीनो एसिड थे। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ द केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी।
Miller observed that the synthesis of amino acids from the simple inorganic chemicals, जो simple inorganic chemicals थे उनसे क्या बन गया, अमीनो एसिड्स बना, एंड कंडीशन इन द लेबोरेटरी, कहाँ पे बनाया इन्होंने पूरी कंडीशन देके, लेबोरेटरी में. इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स अदर ऑब्जर्व दैट इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स, नाइट्रोजन बेस्ड पिगमेंट्स एंड द फैट. इसी तरीके के और एक्सपेरिमेंट हुए, क्या देखा गया कि शुगर्स हैं, नाइट्रोजनस बेसिस बन रहे हैं, पिगमेंट्स बन रहे हैं, एंड फैट्स का फॉर्मेशन हो रहा है. एनालिसिस ऑफ मैट्रियोइड्स, जब मैट्रियोइड्स की एनालिसिस की गई, कंटेंट ऑल्सो रिवील्ड similar compound indicating that the similar processes are occurring elsewhere in the space. तो इन्होंने क्या देखा कि जो मेटेरॉइड्स की एनालिसिस की गई तो यहाँ पे भी कंपोजिशन ऐसा ही कुछ पाया गया. थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस. बायो मीन्स लिविंग, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, मतलब लिविंग थिंग से किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है. द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड इन द 3 बिलियन ईयर्स बैक. कब हुआ है आपका फर्स्ट नॉन सेलुलर, अगर बात की जाए तो फर्स्ट नॉन सेलुलर जो फॉर्म्स है लाइफ के वो कब हुए आपके 3 बिलियन ईयर्स बैक हुए. दे वुड हैव अ बीइंग जाइंट मॉलिक्यूल्स, जिसमें आपका क्या है, आरएनए है, प्रोटीन है, पॉलीसेक्राइड्स हैं. ठीक है. these capsules reproduced their molecules perhaps named कोअजर्वेटिव्स. क्या नाम दिया गया इनका, कोअजर्वेटिव्स. ठीक है. जो ये देखा गया कि आरएनए बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, इस तरीके से आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन रहे हैं, इनका नाम क्या दे दिया गया, कोअजर्वेटिव्स. The first cellular forms of life did not possibly originate till about 2000 million years ago. The first cellular forms of life were probably unicellular. जो पहले सेलुलर लाइफ मिली वो कौन सी थी आपकी, इट इज यूनिसेलुलर. ऑल लाइफ फॉर्म्स वर इन द वाटर एनवायरमेंट. कहाँ पे मिली, जो आपके बड़े बड़े जब बारिश हुई, ठीक है, ओशन था, वहां पे आपका लाइफ का ओरिजिन हुआ, वो भी यूनिसेलुलर थी. तो ये जो आपका ओशन बना था, ऑपरेन हेल्डन ने इसको क्या बोल दिया था, हॉट डाइल्यूट सूप. ठीक है. दिस थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस फ्रॉम द नॉन लिविंग मॉलिक्यूल वाज एक्सेप्टेड बाय मेजोरिटी. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोला गया, दिस थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल वाज एक्सेप्टेड बाय मेजोरिटी. तो यहाँ पे पहले क्या माना जा रहा था कि नॉन लिविंग से बन रहा है, लेकिन फिर क्या माना गया कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में क्या हो रहा है, कोअजर्वेटिव्स बन रहे हैं. किससे बन रहे थे, वो भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक बन रहा था, आफ्टर दैट वो बन रहे थे आपके. evolution of life forms a theory. Conventional religious literature tell us about the theory of special creation. एक और थ्योरी थी जो क्या थी, फादर सोरस ने दी थी, स्पेशल क्रिएशन. द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हैज 3 connotations. All the living organism species that we see today were created as such. सब क्या है, एक साथ ही ओरिजिन हो गया सबका, इन्होंने बोला. The diversity was always the same since creation and will be same in the future. ठीक है. कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इन्होंने बता दिया कि ये जो कुछ भी बना है, ठीक है, और जो आगे भी बनेगा उसमें कोई भी चेंज आने वाला नहीं है, इट विल भी रिमेन सेम. मतलब ये जो अभी आप जितनी चीजें देख रहे हो, जितनी स्पीशीज देख रहे हो, ये पहले भी ऐसी थी, अभी भी ऐसी हैं, और आने वाले फ्यूचर में भी कैसी रहेंगी, सेम टू सेम रहेंगी. ठीक है. अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड. ठीक है. तो ये इनके जो स्टेटमेंट्स थे वो स्पेशल क्रिएशन के, वो सारे क्या थे, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स थे. ठीक है. चैलेंज टू द स्पेशल क्रिएशन थ्योरी. ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग अ सी वॉयेज इन अ सेल शिप कॉल्ड द HMS Beagle अराउंड द वर्ल्ड. चार्ल्स डार्विन, कौन से साइंटिस्ट थे आपके, चार्ल्स डार्विन थे, जिनको क्या मिला हुआ था, व्योज पे जाने के लिए एक शिप स्पॉन्सर किया गया था जिसका नाम क्या था, HMS Beagle, जिसमें बैठ के उन्होंने क्या किया, एक व्योज किया, एक समुद्र की यात्रा की. कंक्लूडेड दैट, और क्या कंक्लूजन दिया, एक्सिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलरिटीज
to the very varying degrees, not only among themselves but also with the little form that millions of years ago. क्या देखा इन्होंने? जब ये काफी सारी जगह गए तो इन्होंने देखा कि जो भी स्पीशीज है वहां पे क्या है, आपकी कुछ सिमिलरिटी शो हो रही है, एग्जैक्ट सेम नहीं है, ठीक है. Many such life forms exist anymore. There had been extinction of different life forms in the years gone. जितने ये बीते सालों में बहुत सारी स्पीशीज थी जो क्या हो चुकी थी, एक्सटिंक्शन, गायब हो चुकी थी अर्थ से. As new forms of life arose at different period of history of earth. और क्या देखा, कुछ ऐसी थी जो पहले थी, ठीक है, लेकिन वो भी गायब हो चुकी हैं, और कुछ ऐसी हुई जो बीते टाइम में क्या हुई है, नई बनी है, ठीक है, एविडेंस जिनके पुराने नहीं मिल रहे. देयर हैज बिन ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स. क्या बोला इन्होंने कि ग्रेजुअल एवोल्यूशन हो रहा है. एवोल्यूशन इज द चेंज ऑन अ टाइम स्केल. तो धीरे धीरे बीते, मतलब समय जैसे जैसे बीत रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वेरिएशंस आ रहे हैं. एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स. कैसे पता चल रहा है कि वेरिएशन आ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के. दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन द नेचुरल कंडीशंस. कौन कौन सी नेचुरल कंडीशन है आपकी? क्लाइमेट हो गया, फूड हो गया, फिजिकल फैक्टर्स हो गए, सनलाइट हो सकता है ना. इन सारे की वजह से वो अगर मान लो, अगर ये इन्हें कोई भी स्पीशीज है, ठीक है, एक आपका फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलेगा तो उनकी ब्रीडिंग क्या होगी, आराम से होगी, अच्छे से होगी. लेकिन अगर नहीं मिल पा रहा है तो क्या हो जाएगा, जो ब्रीडिंग है वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी. तो वुड आउटब्रीड अदर्स दैट आर लेस एंडोड टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशन. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि दो ग्रुप्स, एक वो जो क्या कर रहा है, जिसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर, मतलब वही सेम एटमॉस्फेयर उसके लिए फेवरेबल है, दूसरा वो जिसके लिए वो उतना फेवरेबल नहीं है. दोनों में आउटब्रीड हुई और क्या हो गया, टाइम के साथ साथ आपके कुछ नए जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाले इंडिविजुअल से वो बने. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. फिर इन्होंने क्या बताया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. इसका मतलब क्या है, डार्विन ने बताया कि उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में जो लोग रिप्रोडक्टिव फिट होंगे, ठीक है, जिनकी रिप्रोडक्टिविटी बनी रहेगी, वही सरवाइव करेंगे, रेस्ट ऑफ ऑल एलिमिनेट हो जाएंगे उस पॉपुलेशन से, ठीक है. These therefore will survive more and hence are selected by nature. He called it the natural selection. क्या बोला इन्होंने कि कौन सिलेक्ट कर रहा है उसको, नेचर सिलेक्ट कर रहा है. नेचर में जो कंडीशन है, अगर वो उसके लिए रिप्रोडक्टिव फिटनेस फिट है, वो अपने जैसे नए इंडिविजुअल आराम से बना रहा है, सर्वाइव कर रहा है, तो वो एग्जिस्ट करता रहेगा नेचर में. अदरवाइज क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. तो इन्होंने बोला नेचर खुद सेलेक्ट कर रहा है कि कौन यहाँ पे रहेगा, कौन नहीं रहेगा. And this is called the natural selection. Alfred Wallace, a naturalist who worked in the Malay archipelago, has come to the similar conclusions around the same time. The geological history of Earth closely correlates with the biological history. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखी कि क्या हो रहा है, शुरू से देखा गया तो हाँ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे, कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से क्या हुआ, जो आपके बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म थे वो एलिमिनेट हो गए, और कुछ ऐसे थे जो उसी सेम कंडीशन में सरवाइव कर रहे थे. ठीक है, इसको इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन दिया. तो अब यहाँ पे देखिए एवोल्यूशन हुआ, कह रहे हैं कि एवोल्यूशन हुआ, चेंजेस आए, ठीक. जो आपका क्या था, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी थी, उसमें तो यही बताया गया कि कुछ भी नहीं हुआ था चेंज, एवोल्यूशन नाम की कोई चीज ही नहीं है. लेकिन बाद में क्या बोला गया कि नहीं, एवोल्यूशन हुआ है, ग्रेजुअली चेंजेस आ रहे हैं. तो एविडेंस कैसे पता कि एवोल्यूशन हो रहा है, तो कुछ एविडेंसेस थे जिनके थ्रू ये देखा गया. ठीक है, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, फॉसिल्स देखे गए. ठीक है, बहुत सारे फॉसिल्स मिले, ठीक, जिनसे रॉक्स के नीचे, जिनको देख के ये पता चला कि अच्छा ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी पहले थे, अभी नहीं है. ठीक, तो फॉसिल्स हो गया. डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेडिमेंट. अब एक बात बताओ, अगर एज देखनी है तो कैसे देख लोगे, जब आप क्या कर रहे हो, उसके सेडिमेंट में जो ऊपर मिलेगा लेयर में, वो क्या हो सकता है,
वो कंपेरेटिवली न्यू होगा, लेकिन जो सबसे नीचे मिलेगा उसकी एज उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक तो टाइम स्केल पता चल रही थी कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पहले के हैं, कौन से स्पीशीज बाद की है, ठीक है। दूसरा क्या किया गया है यहाँ पे आपका, रेडियो एक्टिविटी के थ्रू भी ये देखा गया, ठीक। दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल डायनासोर्स। तो डायनासोर्स भी क्या थे, हमारे पहले थे, लेकिन अभी क्या हो चुके हैं, टाइम के साथ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। A study of fossils in the different sedimentary layers indicate the geological period in which they existed। तो क्या पता चल रहा है यहाँ पे, सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम पीरियड पता चल रहा है कि कौन सा किस लेयर में मिल रहा है। जो जितना ऊपर की लेयर में मिल रहा है वो उतना नया है कंपैरेटिवली, जो जितना नीचे बरीड होगा वो क्या होगा, आपके फॉसिल्स जितना नीचे मिलेंगे वो कंपैरेटिवली क्या है, उतने ओल्ड हैं, ठीक है। The study showed that the life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time span। कहाँ पे देखा जा रहा है इसको, जियोलॉजिकल टाइम स्पेन पे देखा जा रहा है कि टाइम टू टाइम जो लाइफ है वो क्या हुई है, चेंजेस लेकर के आई है। Hence new lives have arisen at different time in the history of Earth, all दिस कॉल्ड द पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है, कि टाइम स्केल पे क्या क्या चेंज आए हैं, ठीक, अर्थ पे, वो स्टडी की गई है। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अब क्या देखा गया, दो आपके मान लो स्पीशीज हैं, उनके मॉर्फोलॉजी में क्या डिफरेंस और सिमिलरिटी है, इसके अकॉर्डिंग ये पता चल जाएगा कि ये भाई इससे रिलेटेड है या ये इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक। दूसरा उसकी एनाटॉमी से भी पता चल सकता है कि इनमें आपस में सिमिलरिटी है या डिससिमिलरिटी है, उसके अकॉर्डिंग ये इससे कितना क्लोजली लिंक्ड है या फिर इससे इसका कोई लिंक नहीं है। तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी भी देखी गई, ठीक। कंपेयर किया गया किसका, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी का, शो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, दोनों पे बात की गई, डिफरेंस भी देखे गए, सिमिलरिटी भी देखी गई, ठीक है। एंड दोज दैट एक्सिस्टेड ईयर्स एगो, जो अभी पाए जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म और जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके बीच क्या देखा गया, सिमिलरिटी और डिफरेंस। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, आपका एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, वेल, बैट्स, चीता एंड ह्यूमन शेयर सिमिलरिटीज इन द पैटर्न्स ऑफ द बोन्स ऑफ फोर लिम्स। इन सब की फोर लिम्स का जो पैटर्न है वो कैसा है, आपका सिमिलर है, लेकिन फंक्शन क्या हो चुका है यहाँ पे, आपका चेंज हो चुका है, ठीक है। These forelimbs perform different function in these animals. They have similar anatomical structure. तो anatomy तो same है but function क्या है यहाँ पे different है. All of them have the humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals and the phalanges in their forelimbs. ये सारी चीजें इनमें same है, लेकिन काम क्या कर रहा है, जो चीता के फोरलिम्ब है वो क्या कर रहे हैं, रनिंग करवा रहे हैं, जबकि जो आपके बैट्स के होंगे वो उसको फ्लाई करवा रहे हैं, ठीक। तो है तो सेम, बने तो सेम है, लेकिन फंक्शन क्या कर रहे हैं, दूसरा। हेंस इन दीज एनिमल्स द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, ड्यू टू एडेप्टेशन टू द डिफरेंट नीड्स को फुलफिल करते हुए ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बने तो क्या थे, आपका ओरिजिन सेम हुआ, ठीक है, देखना, लेकिन कोई अदर फंक्शन करने लगा, कोई अदर, कोई अदर। तो दिस इज कॉल्ड, क्या हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं। तो दिस एवोल्यूशन इज कॉल्ड द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसको आपको और इस तरीके के जो ऑर्गन होते हैं वो होमोलोगस ऑर्गन कहलाते हैं। एच डी याद रखना है, एच डी इज फॉर, एच डी से क्या याद रखोगे कि होमोलोगस ऑर्गन जो बन रहे हैं वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से बन रहे हैं, तो याद रहेगा, ठीक है, एच डी याद रखना है, होमोलोगस ऑर्गन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड दीज स्ट्रक्चर आर होमोलोगस, ठीक है। होमोलॉजी क्या हो रही है, इनकी एंसेस्टर से मैच कर रही है। इसमें एग्जांपल एक और दिया हुआ है आपका, वर्टिब्रेट्स हार्ट एंड द ब्रेन। दूसरा क्या है, थॉर्न्स ऑफ बुगनवेलिया एंड द टेंड्रल्स ऑफ कुकुरबिटा रिप्रेजेंट द होमोलॉजी। लेकिन फंक्शन दोनों के क्या है, आपके चेंज है, एक क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है, दूसरा सपोर्ट कर रहा है।
देखिए ये आपका पूरा बना हुआ है एग्जाम्पल, बुगनवेलिया का थॉर्न हो गया, टेंड्रिल हो गया, बने तो सेम चीज से है आपके एक्सिलरी बर्ड से, बट फंक्शन क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं। मैन, चीता, वेल एंड बैट, फोर लिम्ब सेम ओरिजिन है, वैसा ही है अरेंज, बट फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, डिफरेंट। ठीक है, दूसरा एनालॉगस पढ़ते हैं हम। तो देखिए एनालॉगस में क्या है आपका, कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन आता है। एसी याद रखना है, क्या याद रखना है, एसी। ठीक है, तो एसी और एचडी होमोलोगस डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब क्या हो रहा है आपका, कन्वर्ज हो रहे हैं, यहां बने यहां बने यहां बने, लेकिन फंक्शन सबके सब कैसे परफॉर्म करने लगे, सेम। द बेस्ट एग्जांपल इसका याद कैसे रखोगे, पोटैटो इन द स्वीट पोटैटो। पोटैटो क्या है, शूट का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, स्वीट पोटैटो क्या है, रूट का मॉडिफिकेशन है। तो एक शूट है एक रूट है, लेकिन काम दोनों क्या कर रहे हैं, स्टोरेज ऑफ फूड कर रहे हैं, है ना, दोनों में ही कार्ब्स का स्टोरेज हो रहा है, तो फंक्शन सेम हो गया। तो एनाटॉमी इस टाइम क्या है, डिफरेंट है, ओरिजिन डिफरेंट है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। देखिए कन्वर्ज हो गया एक पॉइंट पे आके। ठीक है, एसी से याद रखोगे, एनालोगस का एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल एनसीईआरटी वाले एकदम याद रख लें, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड द आईज ऑफ द मैमल्स अलग अलग बनी है, लेकिन काम दोनों क्या कर रहे हैं, देखने का काम कर रहे हैं। स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है, पोटैटो आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन है, बट दोनों ही काम क्या कर रहे हैं, स्टोरेज का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दीज ऑल आर एग्जाम्पल। बायोकेमिकल एविडेंसेस, बायोकेमिकल एविडेंसेस में हम क्या देख रहे हैं, सिमिलरिटीज की बात कर रहे हैं इन द प्रोटीन एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन among the diverse organisms give clues to the common ancestry। अगर प्रोटीन्स और जीन्स की बात करें तो प्रोटीन और जीन्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, हमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। तो अगर हम इसके स्टडी करें तो भी हम केमिकल्स के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, एंसेस्टर्स का पता लगा सकते हैं। दूसरा एविडेंस होता है आपका एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द एवोल्यूशन। ठीक है, अर्नस्ट हैकेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया, इन्होंने देखा ये जो फीचर्स होते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल द वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन द अडल्ट फॉर्म। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में सबके फीचर्स सेम है, डेवलपमेंट सेम है, लेकिन अडल्ट फॉर्म में क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो उससे भी एविडेंस पता चलता है कि क्या सिमिलरिटी और क्या डिसिमिलरिटी है। द एम्ब्रियो ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट। क्या पाया जाता है इन सबके एम्ब्रियो में, वेस्टिजियल गिल स्लिट पाया जाता है जस्ट बिहाइंड द हेड, बट इट इज अ फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन द फिशेज एंड नॉट फाउंड इन अनदर अडल्ट वर्टिब्रेट्स। सिर्फ फिश में ये अडल्ट फॉर्म में देखा जा रहा है। ठीक है, लेकिन एम्ब्रियो में सबके पाया जा रहा है। तो उससे क्या पता चला, दे आर लिंक्ड, एवोल्यूशन के साथ साथ क्या हुआ, चीजें चेंज हुई हैं। ठीक, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन भी देखते हैं। दिस इज डिस्प्रूव्ड ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म बाय द कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेरर। ही नोटेड दैट द एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक स्टडी की और बोला कि जो एम्ब्रियोज हैं वो क्या करते हैं, आपके अदर एनिमल के जो अडल्ट स्टेज हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, इनमें डिफरेंस होता है, ये एक दूसरे को एक जैसे नहीं होते। फिर है नेक्स्ट आपका एवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या हो रहा है, नेचर सेलेक्ट कर रहा है कि कौन इस एटमॉस्फेयर में रह पाएगा और कौन नहीं रह पाएगा। द बेस्ट एग्जाम्पल इज क्या है आपका, यहाँ पे मौत का एग्जाम्पल दिया गया था ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इंग्लैंड में देखा गया कि दो कलर के मौत पाए जाते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, डार्क होता है, और दूसरा क्या होता है जिसमें मेलानिन पाया जाएगा वो डार्क होगा, दूसरा क्या होता है, लाइटर शेड का होता है। तो आपको पता होगा जब पॉल्यूशन नहीं होता तो लाइकेन इज द इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। जब पॉल्यूशन नहीं होता तो बढ़िया से ग्रो होता है, लेकिन जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ेगा लाइकेन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सारे ही पेड़ पे जब इंडस्ट्रीज नहीं बनी थी, पॉल्यूशन नहीं था, लाइकेन की ग्रोथ थी, उस लाइकेन पे क्या होते थे, मोथ बैठते थे। लाइकेन व्हाइट कलर का, लाइटर वालों को जब ऊपर से यहाँ पे क्या होते थे, इनके बर्ड्स उड़ते थे तो उनको लाइटर वाले नहीं दिखाई देते थे, उनको व्हाइट कलर के लाइकेन पे कौन दिखाई देता था, ब्लैक वाले।
तो वो जाते थे, उनका शिकार करते थे। धीरे धीरे कौन कम हो गया, ब्लैक वाले कम होते गए आपके एनवायरमेंट में, और व्हाइट वाले जो थे, लाइट कलर वाले थे, वो आराम से थे। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा गया कि क्या हो गया, कार्बन जमा होना शुरू हो गया। तो जो आपका बार्क था वो कैसा हो चुका है, अब डार्क हो चुका है। अब ऊपर से जब बर्ड्स उड़ रहे हैं तो उनको लाइट वाले दिखाई दे रहे हैं, बल्कि डार्क वाले दिखाई नहीं दे रहे। तो वो किसको पिक करके ले जाएंगे, लाइट वाले को क्या करेंगे, पिक करेंगे। तो क्या हो गया इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जो सर्वाइविलिटी थी, ठीक है, वो नेचुरल सिलेक्शन में किसकी रह गई आपकी, ये वाले जो थे वो लॉस हो गए, लेकिन ये वाले क्या थे आपके, बने रह गए लॉन्ग टर्म तक। ठीक है, इनको रिप्रोडक्शन का टाइम मिला और इनको हंटिंग में क्या किया, खा लिया गया। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, अगर किसी भी प्लांट में हर्बिसाइड्स ज्यादा डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड ज्यादा डाल रहे हैं, हैज ओनली रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटीज इन द मच लेसर टाइम स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो एक लॉन्ग टाइम तक अगर कोई चीज से यूज टू है तो धीरे धीरे उससे क्या हो जाएंगे, यूज टू हो जाएंगे, रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो अब उस तरीके से वो क्या हो पाएंगे, जो स्पीशीज बनी। अब देखो होता क्या है, ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस आ गया, पहले से कुछ जो थे वो रेजिस्टेंस वाले भी थे म्यूटेशन के थ्रू। ठीक, अब इसका ऑल आउट एक एग्जांपल है। जब स्टार्टिंग में ऑल आउट चला था तो क्या होता था, मच्छर ऐसे गिरे हुए जमीन पे दिखते थे। लेकिन ऑन अ वेरी लास्ट टाइम क्या हो गया, कुछ ऐसे भी रहे होंगे जिनमें रेजिस्टेंस वाले जीन थे, जिन पे ऑल आउट का कोई असर नहीं होता था। ठीक, अब उनको टाइम मिला, वो रिप्रोडक्शन धीरे धीरे करते रहे, तो जो नया आपका प्रोजेनी बना वो कौन सा बन गया, रेजिस्टेंस वाले मॉस्किटो बन गए। अब उनका ऑल आउट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहीं पे एंथ्रोपोजेनिक पे यही बात इसमें बताई गई। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर द माइक्रोब्स, कि एंटीबायोटिक का असर होना कहते हैं बंद हो जाता है। ठीक है, which we employ antibiotics or drugs against the eukaryotic organism cell. Hence, resistance organism cells are appearing in a time scale of months or years and not in the centuries. These are the examples of evolution by the anthropogenic action. मतलब या तो herbicide हो गया, pesticide हो गया, या antibiotics हो गया, कुछ समय के बाद क्या होता है, उसके लिए resistance आ जाता है और उन पे उनका असर नहीं होता, किल नहीं कर पाते। Evolution is the stochastic process based on the chances events of nature and the chance mutation in the organism. दो चीजों से हो रहा है आपका एवोल्यूशन, किससे, या तो नेचर सेलेक्ट कर रहा है क्लाइमेटिक कंडीशन, दूसरा म्यूटेशन, अगर म्यूटेशन भी है तो वो भी क्या कर देता है, आपका चेंज है वहां पे, ठीक है, नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है आपका, एडॉप्टिव रेडिएशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। डार्विन फिंचेस के ऊपर बात की गई। डार्विन जो थे जब व्योज पे गए तो उन्होंने गैलापागोस आइलैंड में देखा कि यहाँ पे स्मॉल ब्लैक बर्ड दिखाई दे रही है। ठीक है, लेटर कॉल्ड द डार्विन फिंचेस, बाद में इन्होंने इसी का नाम क्या दे दिया, डार्विन फिंचेस। He realized that there were many varieties of finches. ठीक है, एज ये बर्ड्स तो सेम थी लेकिन उनमें वेराइटी पाई जा रही थी सेम आइलैंड पे। ऑल द वेराइटीज ही केम अक्रॉस इवॉल्व इन द आइलैंड इटसेल्फ। क्या इन्होंने अनुमान लगाया कि इसी जगह पे बहुत सारे क्या हो रहे हैं, आपके वेराइटीज पाई जा रही हैं। ठीक है, सेम बर्ड्स है लेकिन इसकी वेराइटी इसी आइलैंड पे आकर के क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर, जो ओरिजिनल थी, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतने सारे अडॉप्टिव रेडिएशन में ये जो आपकी डार्विन फिंच है इसमें से ओरिजिनल वाली कौन सी है, तो सीड ईटिंग वाली आपकी ओरिजिनल फीचर वाली है। मैनी अदर फॉर्म्स विद अल्टर्ड ब्रेक्स अरोज enabling them to become the insectivorous and vegetarian finches। देखो हुआ क्या, सीड ईटिंग वाली थी लेकिन टाइम के साथ साथ इनका फूड हैबिट दूसरा मिला, कि कुछ को फूड खाने को मिल गया, कुछ जो थे उनको क्या मिल गया, हार्ट सीड कोड मिला, कुछ को नेक्टर्स खाने को मिला। तो टाइम के साथ साथ अकॉर्डिंग टू दैट इन्होंने अपनी जो बीक का साइज था वो चेंज कर लिया, शार्पनेस चेंज कर ली। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एडॉप्टिव रेडिएशन, क्योंकि इन्होंने एक हैबिट की वजह से अपने अंदर चेंज लाया, अडॉप्ट किया है खुद को, रेडिएट हो गए डिफरेंट डायरेक्शन में, तो नाम क्या दे दिया गया इसका, एडॉप्टिव रेडिएशन। इसी का एक एग्जांपल आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है। नंबर ऑफ
marsupials is different from the other, evolved from an ancestral stock. एक ancestral से बहुत सारे बने, but all within the Australia island and continent. लेकिन कहाँ बने? उसी कॉन्टिनेंट पे डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गए आपके वेरिएशंस आ गए. When more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area representing different habitat, one called the convergent evolution. तो ये एक तरीके से convergent evolution हो गया. क्यों? क्योंकि कैसे हो रहा है आपका एक साथ एक ही जगह से क्या हो रहे हैं, जोग्राफिकल एरिया इनका क्या हो रहा है, सेम हो रहा है. प्लेसेंटल मैमल्स, किनकी बात हो रही है, प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एग्जिबिट एडॉप्टिव रेडिएशन इन इवॉल्विंग इनटू वेराइटीज ऑफ सच प्लेसेंटल मैमल, ईच ऑफ विच अपीयर्स टू बी सिमिलर टू द क्रॉसपॉन्डिंग मार्सूपियल्स. किससे सिमिलर हैं ये आपके मार्सूपियल से. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक आपको पूरा बना हुआ एनसीईआरटी का डायग्राम है. मार्सूपियल रेडिएशन हुआ है, उसी से आपकी क्या बना, तस्मानिया वोल्फ बने, टाइगर कैट, बेंडेड एनिटेटर, मार्सूपियल रैट, कंगारूज, वॉम्बैट, ठीक है, बैंडिकूट, कोयला, मार्सूपियल स्मूल एंड द शुगर ग्लाइडर. ये सारी चीजें बनी. तो यहाँ पे देखिए 2 कॉलम आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसको पढ़ लेना, याद रखना. कभी कभी इसी से मैच 2 कॉलम में क्वेश्चंस आ जाते हैं. एक तो है प्लासेंटल एंड मैमल्स का आपका, ठीक, एक तो क्या है आपका प्लेसेंटल मैमल्स का, दूसरा क्या है आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स का. तो मोल से क्या बना, मार्सूपियल मोल बन गया. ठीक है, एनिटोएटर से क्या बन गया आपका, न्यूम्बेट बन गया. माउस से क्या बना, मार्सूपियल माउस बन गया. लेमर से स्पॉटेड आपका क्या बन गया, कस्कस बन गया. तो ये मैच द कॉलम में आ सकते हैं कि कौन सा वाला किसका अडॉप्टिव रेडिएशन है. ठीक, तो ये आपको पूरा अच्छे से क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए. जैसे मैच द कॉलम में आए कि वोल्फ से टेस्मानिया वोल्फ बना, तो आप मैच कर लो आसानी से. ठीक, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, द एसेंस ऑफ डार्विनिज्म थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन इज द नेचुरल सिलेक्शन. डार्विन ने क्या बताया, नेचुरल सिलेक्शन बताया. द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पेन. जो अपीयरेंस हो रहा है न्यू फॉर्म का, वो किससे लिंक्ड है, आपके लाइफ साइकिल से या फिर उसके लाइफ स्पैन से. देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड एंड टू इवॉल्व. सम ऑर्गेनिज्म आर बेटर अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन एन अदरवाइज हॉस्टाइल एनवायरमेंट. इन्होंने क्या बोला कि ये जो क्या है आपका जो एनवायरमेंट मिल रहा है उसमें कुछ बेटर हॉस्टाइल होते हैं, अपने आप को अच्छे से अडॉप्ट कर लेते हैं और लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करते हैं. एडॉप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड. इन्होंने क्या बोला, यही एडॉप्टिव एबिलिटी क्या है आपकी, इनहेरिटेड है. मतलब कुछ जीन्स हैं जो वो कैरेक्टर एडॉप्ट कर रहे हैं, वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जा रहा है. इट हैज जेनेटिक बेसिस. फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर. ठीक है, फिटनेस क्या है इसका, एंड रिजल्ट है कि कौन कितना उस एटमॉस्फेयर के लिए फिट है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस कितनी है बेसिकली. ब्रांचिंग डिसेंट एंड द नेचुरल सिलेक्शन आर द 2 की कॉन्सेप्ट. ब्रांचिंग डिसेंट क्या होता है आपका, मान लो एक यहाँ पे ए था, ठीक है, यहाँ पे कुछ वेरिएशन आ गए, तो ये ए वाला तो ए था लेकिन यहाँ पे कुछ वेरिएशन है उससे बी बन गया. ठीक है, आगे बढ़े तो बी था ही, उसके साथ क्या हो गया आपका, कुछ चेंजेस आ गए तो सी बन गया. तो यहाँ देखो हो क्या रहा है, सब के सब लिंक्ड हैं ए वाले से. ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस से क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज आ रहा है. तो ब्रांचिंग डिसेंट इसको बोलते हैं. और दूसरा क्या है आपका नेचुरल सिलेक्शन. ये 2 चीजें डार्विनिज्म थ्योरी के अंदर आती हैं आपके एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में. ठीक, चलो लेमार्क ने क्या बोला, लेमार्क ने यही बात बोली. यहाँ पे यूज एंड डिसयूज का एग्जाम्पल दिया. लेमार्क ने बोला कि यूज डिसयूज, जिस चीज को ज्यादा यूज करोगे वो रह जाएगी, जिसको यूज नहीं करोगे वो क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा एटमॉस्फेयर से. स्नेक का एग्जाम्पल दिया कि स्नेक ने अपने लिम्स का ज्यादा यूज नहीं किया तो लिम्स का डेवलपमेंट क्या हो गया, कम हो गया. नॉक्टर्नल्स जो थे वो उन्होंने आइस का यूज उतना नहीं किया तो आइस जो थी वो क्या हो गई आपकी, डेवलपमेंट आइस का बंद हो गया. फिर इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया जिराफ का कि जिराफ ने क्या किया,
कि पहले जिराफ की नेक इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको ऊपर की लीव्स खानी होती थी, तो ड्यू टू स्ट्रेचिंग जो नेक थी वो क्या हो गई, लार्ज साइज की हो गई। तो लमार्क ने ये सारा कुछ बताया, और इसी चीज को हम क्या पढ़ते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इलोंगेटेड नेक। ठीक है, तो ये क्या था आपका, एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस था, कि एक कैरेक्टर एक्वायर कर लिया और वही अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो गया। बट इट इज नॉट पॉसिबल लाइक दैट, कि अगर मैं अपने बाल को बर्गंडी शेड का करा लूं, ठीक है, और वही नेक्स्ट जनरेशन में भी आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इस बात को अगस्ट वेज़मानिक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इस पे बात की कि भाई माइस था, उसकी बार बार जो टेल थी उसको कट किया। नेक्स्ट जनरेशन में देखा जो माइस बने उनकी सबकी टेल आई, फिर कट किया, फिर ब्रीडिंग कराई, फिर टेल आई। तो बार बार मल्टीपल इन्होंने करने के बाद इन्होंने बोला कि नहीं, अगर आपके जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसमें सेक्स क्रोमोसोम में कोई चेंज आ रहा है, तभी ये क्या होगा, आपका करेक्टर जो है वो इनहेरिट होंगे। अदरवाइज आपके बाकी के जो सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं वहां पे अगर कोई भी चेंज आता है, तो वो चेंज जो है वो क्या होगा, अराइज नहीं होगा नेक्स्ट जनरेशन में। क्लियर। फिर आता है यहाँ पे, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी ह्यूगो डिवेरिस, म्यूटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। नाम क्या है साइंटिस्ट का, ह्यूगो डिवेरिस। ठीक है, तो ह्यूगो डिवेरिस ने क्या बताया, बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्रिमरोज, नाम याद रखना है किसके ऊपर काम किया था, इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर, ब्रॉट फोर्थ ऑफ द आइडिया ऑफ म्यूटेशन। और किसके बारे में बात की थी, म्यूटेशन, सडन चेंज के बारे में। म्यूटेशन इज द लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन द पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में सडनली लार्ज डिफरेंस आ गया। हाउ ह्यूगो डिवेरिस थ्योरी ऑफ द म्यूटेशन डिफर्स फ्रॉम द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन से एकदम डिफरेंट थ्योरी दी इन्होंने। इट इज द म्यूटेशन विच कॉजेज एवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशन दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट। क्या बोला इन्होंने, कि जो कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, म्यूटेशन की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से एवोल्यूशन हो रहा है। म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। क्या अगला पॉइंट बताया कि म्यूटेशन कैसा है, रैंडम है एंड डायरेक्शनलेस प्रोसेस होती है। ठीक है, डायरेक्शनलेस होता है। वाइल डार्विनस वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, डार्विन ने जो बताया था वो छोटे आपके चेंजेस थे, और कैसे थे, डायरेक्शन वाले चेंजेस थे। Evolution for the Darwin was gradual, while De Veres believed mutation caused speciation and hence called the its saltation। कैसा है ये, स्पीसीएशन क्रिएट करता है, और इन्होंने इसका नाम क्या दिया, सॉल्टेशन। सिंगल स्टेप पे लार्ज वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, एक स्टेप पे कोई म्यूटेशन हो गया, उससे क्या हो रहा है, लार्ज चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी विनबर्ग साइंटिस्ट थे, इन्होंने जेनेटिक इक्विलिब्रियम की बात की, और इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर। ठीक है, तो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक जेनेटिक आपकी क्या होती है, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी होती है, दूसरा क्या होता है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ P एंड Q पूछेगा, ठीक है, तो आप एलील की बात करोगे, किसकी बात करोगे, एलील की बात करोगे। बट अगर ये P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ पूछ रहा है, ठीक है, तो ये किसकी बात हो रही है आपकी, ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी की बात हो गई, सिंगल सिंगल। और जीनोमिक फ्रीक्वेंसी की बात कहाँ हो गई आपकी, जीनोमिक फ्रीक्वेंसी की बात अगर पूछी जाएगी तो आपको P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ की बात पूछी जाएगी। ठीक है, इन्होंने कुछ क्या दिए, आपके कॉन्सेप्ट दिए कि भाई अगर किसी पॉपुलेशन में ये चीजें नहीं आती हैं तो कोई वेरिएशन नहीं होगा। क्या क्या चीजें हैं वो, पहली चीज तो कोई जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, कोई नया मेंबर आना नहीं चाहिए, कोई यहाँ से एग्जिट नहीं होना चाहिए, कोई नो माइग्रेशन। दूसरा, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होनी चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, एंड नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन में, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है जीन की वो कैसी होगी, सेम टू सेम होगी। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द जीनोटिपिक एंड एलिलिक फ्रीक्वेंसी इफ दीज पॉइंट्स आर नॉट हिट। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन एंड द डिफरेंट ट्रेट। देखो तीन तरीके के आपके क्या होते हैं नेचुरल सिलेक्शन में,
ट्रेट पढ़ते हो तुम, ठीक है। पहला क्या हुआ, देखो नेचुरल सिलेक्शन के 3 टाइप पढ़ रहे हो। एक तो क्या हुआ कि सिलेक्शन ऐसा हुआ कि ऐसे हायर एक पीक गई नैरो। दूसरा क्या होता है, देखो पीक कैसे गई है, थोड़ा सा मूव हो गई है, ठीक है। तीसरे में क्या बन रहा है, ऐसे 2 पीक बन रहा है। तो हुआ क्या कंडीशन, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, 2 इंडिविजुअल हैं, ठीक है, एक हाइट का कैरेक्टर ले लिया, तो या तो टॉल बने या तो ड्रॉप बने, ठीक। या क्या हो सकता है कंडीशन कि मिक्स्ड बन रहे हो, हाइब्रिड, मीडियम हाइट चली गई, या उस पॉपुलेशन में दोनों ही कैरेक्टर पाए जाएं, टॉल वाले भी बन रहे हो ड्रॉप वाले भी बन रहे हो, ठीक है। तो देखो पहले वाले कंडीशन में क्या होता है, आपका पहला वाला जो कंडीशन है उसमें क्या है, स्टेबलाइजिंग कंडीशन। ये वाली का नाम क्या है आपका, स्टेबलाइजिंग कंडीशन इसको बोलते हैं। दीज आर स्टेबलाइजिंग, मतलब क्या बन गया यहाँ पे, मीडियम हाइट वाले बन गए, ठीक है। तो पी कैसे नैरो हो गई और हायर बन गई, कि इंटरमीडिएट बन गए। फिर क्या हुआ आपका, हो सकता है एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, या तो टॉल या तो ड्रॉप, तो ये वाला क्या कहलाएगा आपका, डायरेक्शनल। ये वाला फिनोमेना क्या कहलाता है, नेचुरल सिलेक्शन का डायरेक्शनल। दूसरा क्या होता है आपका कि टॉल वाले भी बने ड्रॉप वाले भी बने, 2 पीक हैं, दोनों ही इंडिविजुअल बन रहे हैं, मतलब इसको डिस्ट्रप्टिव बोलते हैं। दैट फिनोमेना इज नोन एज डिस्ट्रप्टिव। तो सीधे सीधे कुछ नहीं होता, क्या आ जाता है आपका, ग्राफ उठा के दे दिया जाता है और उस ग्राफ से आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन आ जाते हैं, डिस्ट्रप्टिव बन गया, ठीक है। तो ग्राफ में आपको पता होना चाहिए कौन सा वाला ग्राफ किस चीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक। Now, the brief account of the evolution. About 200 billion years ago, the first cellular forms of life appeared on the earth. सबसे पहले जो आपकी एबिलिटी आई वो क्या बना आपका, ऑक्सीजन बना, ठीक है। क्या बना यहाँ पे, ऑक्सीजन बना। सब सेलुलर फॉर्म्स हैड द एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन। स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बने, फिर धीरे धीरे क्या बन गए आपके, मल्टी सेलुलर बन गए। बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स एगो क्या बनने लगे आपके, इनवर्टिब्रेट्स बने, ठीक है। फिशेस वगैरह इवॉल्व हो गई। सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। लो फिन फिश डिस्कवर्ड इन द साउथ अफ्रीका इन 1938। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, एवोल्यूशन बता रहा है कि किस तरीके से वाटर से एवोल्यूशन होते होते लैंड तक आपका आ गया, ठीक है, रेप्टाइल्स बने। अभी डायग्राम्स यहाँ पे दिया होगा, वो डायग्राम्स के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखो अलग अलग आपके क्या दिए हुए हैं, इस तरीके से एरा एंड एपॉच दिए हुए हैं, और उस एरा एंड एपॉच की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या हो रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, एरा एंड एपॉच, ठीक है। तो सिल्यूरियन सबसे पहले पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक एरा थे, उसमें एपॉच थे, साइल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनोफोरस, पर्मियन, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस एंड द क्वाटरनरी, ठीक है। सबसे पहले जो बने आपके, देखो हर एक उसमें अलग अलग बने हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ आपका, जोस्टर बने, ठीक है। फिर क्या हुआ आपके, प्रोजिम्नोस्पर्म्स बने, फिर सीड फर्न्स बने, फिर आपके आर्बोसेंट लाइकोपोड्स बन गए, फिर हर्बेशियस लाइकोपोड्स बने, कहाँ, जुरासिक एरिया में। फॉन्स, कॉनिफर्स, साइकेड्स, ये सारे इवॉल्व होते चले गए। आफ्टर दैट क्या देखा आपका, हॉर्स टेल बना क्रेटेशियस में, गिंगोस, फिर जेनेटेल्स, डाइकोटिलीडन्स बन गए, कब बने, क्रेटेशियस में, ठीक है। फिर आए टर्शरी एरिया ऑफ सिनोजोइक में, तो ब्रायोफाइट्स और मोनोकोटिलीडन का फॉर्मेशन हो गया। तो पहले डाइकॉट बने, फिर मोनोकॉट बने, एंड इन द लास्ट आपका क्वाटनरी में देखा गया कि एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स जो थे वो बन। तो धीरे धीरे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, प्लांट का। तो ये याद रखना है कौन सा किस में हुआ। सेम ऐसी एनिमल में भी देखा गया कि पहले अर्ली रेप्टाइल्स बने, एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। फिर साइनोप्सिडिया बने, फिर उसके बाद क्या बने आपके, सारोप्सिडिया बने, फिर पैलिकोसोरस बने, एक्सटिंक्ट हो गए, थीकोडॉन्ट्स आए, फिर थेरोप्सिडा बने, फिर डायनासोर्स आए, दे आर ऑल्सो एक्सटिंक्ट। फिर देखो एवोल्यूशन क्या हुआ, टर्टल बने, लिजर्ड्स बने, स्नैक्स, फिर टॉटोरल्स, क्रोकोडाइल्स, फिर बर्ड्स का एवोल्यूशन हुआ, और फिर लास्ट में क्या बने आपके, फाइनली मैमल्स, ठीक है। तो ये पूरा आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको पता होना चाहिए कि किसके बाद क्या बन रहा है,
ठीक, ऐसे ही सेम आपको मिलता है ह्यूमन एवोल्यूशन का। तो ह्यूमन एवोल्यूशन में आपके कौन से वाले क्या थे, ठीक है, इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको शो करूंगी। देखिए यहाँ पे एकदम डायग्राम है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ड्रायोपैथिकस बना, ठीक। अब ड्रायोपैथिकस, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे आ सकता है क्वेश्चन, सीरीज अरेंज करने को आ सकती है कि कौन कब बना, ठीक है, या फिर कैरेक्टर्स पूछ सकता है, ठीक है, कि कौन से में क्या फंक्शन थे, क्या कैरेक्टर थे। तो जो ड्रायोपैथिकस थे कॉमन एंसेस्टर थे किसके, एप एंड मैन के, ठीक। फिर बने आपके क्या, रैमोपैथिकस बने, तो फर्स्ट प्रिमिटिव मैन लाइक एप बना, ठीक है, एप की तरह दिखने वाला इंसान था। फिर क्या हुआ आपका, ऑस्ट्रेलोपैथिकस बने, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द एप मैन। फिर अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर जो थे आपके होमो इरेक्टस, एरेक्ट हो गई बॉडी। फिर होमो निएंडरथैल्स बने, ये कैसे थे आपके, फोर रनर्स ऑफ मैन, ठीक है, एकदम बॉडी इरेक्ट हो गई, दौड़ने लगे। क्रो मैग्नॉन बने, इनको फोर फादर ऑफ मैन बोला जाता है। और होमोसेपियंस मॉडर्न मैन बन गया, ठीक है। तो कौन सा कब बना, रामापेथिकस पहले बना या ऑस्ट्रेलोपेथिकस, अरेंज करने के लिए आ सकता है, कौन किसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आ सकते हैं। तो ये पूरा कुछ स्लाइड में दिया हुआ है, नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारे ऐप पे, ठीक है। और आप हमारे बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं, और बाकी जो भी आपके प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। KP classes dedicated to excellence.